हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों को अंदर तक समझने की कोशिश करते हैं, उसके आगे क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं और वो इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडिया से नहीं मिलती। इसीलिए हम अपने से ज्यादा जानकार लोगों से, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम उन्हीं एरिया से किसी ना किसी से इम्पोर्टेंट आदमी से बात करते हैं। अभी कश्मीर वाला मसला जो है, जिसमें आर्टिकल 370 हटे हुए 1 साल हुआ है 5 अगस्त को, और उसके साथ साथ बहुत ही हलचल महसूस हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का इस्तीफा, उधर पाकिस्तान में भी हलचल महसूस हो रही है। वो ये कि पाकिस्तान सऊदी अरब से नाराजगी जाहिर कर रहा है कि आप कश्मीर वाले मामले पर और बाबरी मस्जिद अयोध्या वाले मामले पर खामोश बैठे हैं, वो नाराजगी दिखा रहा है। उधर चीन का असर और रसूख इस पूरे इलाके में बढ़ रहा है, लद्दाख में उसकी फौजें हैं। ये सारे ऐसे वाकयात हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं सज्जाद हुसैन करगिली, जो जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, करगिल में रहते हैं। बहुत ही जाना माना चेहरा है वहां का। एक बार लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार में। आप बताइए कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में नाराजगी नजर आ रही है, खासतौर पे कश्मीर के मामले पर, आर्टिकल 370 हटने के 1 साल होने पर उन्होंने एक नया नक्शा भी जारी किया है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को अपने पाकिस्तान के नक्शे में शामिल किया है। और एक नक्शे छापने का एक फैशन सा चल गया है। नेपाल ने भी छापा है, इधर पाकिस्तान ने भी, और इंडिया के पड़ोसी मुल्क जो है वो अपने अपने नक्शे छाप के कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में नाराजगी जाहिर हो रही है, वो क्या है, आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि आप पाकिस्तान भी बहरहाल विजिट भी कर चुके हैं और चीजें नजदीक से समझते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और आप ऐसे खित्ते में हैं जहां करगिल वॉर बहुत मजबूती से एक तरह से लड़ी गई थी और करगिल के लोगों ने भारत की सेना का बहुत मजबूती से साथ दिया था। क्या कहते हैं आप? जी काजमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए कि एक तो आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन, लोगों को काफ़ी कुछ खबरें मालूमात जो है वो मिलती हैं। दूसरा शुक्रिया कि आप हमारे इस खित्ते के जो मसाइल है, यहाँ के इश्यूज हैं, लोगों की मुश्किलात हैं, उसके लिए भी आप अपने इस चैनल में जगह देते हैं, बार बार इसका तज़किरा करते रहते हैं। रही बात पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के रवाबित पर, पहले हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो बहुत दो दो पहलू से खास हैं। मतलब एक ये कि पाकिस्तान सऊदी अरब की फौजी माउनत करता रहा है, और पाकिस्तान की जो फौज है वो बहुत सारे इस्लामिक ममालिक में, अगर आप इस्लामी ममालिकों का जायजा लेंगे तो सबसे मजबूत जो फौज है वो पाकिस्तान के पास है। और सऊदी अरब जो है हमेशा पाकिस्तानी फौज का दिफाई तौर पर पाकिस्तान से अपना फायदा उठाता रहा है। जैसे कि यमन में जो है वो पाकिस्तान की पूरी मदद रही सऊदी अरब के लिए, और उसके साथ साथ बहरीन में भी जो रिटायर आर्मी जो है वो वहां पे जाके बहरीन में भी जो मुजाहिमत हो रही थी हमद बिन खलीफा के खिलाफ, तो उस मुजाहिमत को कुचलने में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा माजी में जिस तरीके से तालिबान को जो सरपरस्ती हासिल थी सऊदी अरब की जानिब से, और पाकिस्तान उसमें एक कलीदी किरदार अदा कर रहा था, उसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा जो रिश्ता है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का, वो ये है कि एक जज्बाती रिश्ता है, क्योंकि ये एक लेबल जो लगा हुआ है सऊदी अरब के ऊपर खादिमैन हरमैन शरीफैन का, तो जो मुसलमानों का एक सेंटिमेंट है वो उस जमीन से जुड़ा हुआ है। तो उस जमीन से जुड़े हुए सेंटिमेंट का सऊदी अरब एक अरसे से उसका फायदा उठाता रहा है, और यही एक रिश्ता है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक दूसरे के करीब लाता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार की जानिब से कश्मीर की धारा 370-35 हटाए जाने के बाद
जो जिस तरीके से कश्मीर का एक मूव भारत सरकार ने, एक नया स्टेटस को जो था वो खत्म किया, और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान की बात हुई, मुजफ्फराबाद की बात हुई, और कहा गया कि अब जो पाकिस्तान से बात होगी वो इस वाले कश्मीर पे नहीं होगी बल्कि उस वाले कश्मीर पे होगी। सफारती सतह पर पाकिस्तान बहुत अपने आप को काफी डिप्रेशन का शिकार थे पाकिस्तानी सियासतदान। हमने देखा सिर्फ एक दो आवाजों के, जैसे आप देखेंगे रजब तैयब एर्दोगान ने उस वक्त पाकिस्तान की हिमायत की, महातिर मोहम्मद ने पाकिस्तान की हिमायत की, और उसी दौरान दिसंबर में मलेशिया में एक प्रोग्राम भी हुआ, वज़राए खारिजा का एक इजलास भी बुलाया गया इसी इशू को लेकर, जिसे पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया के कहने पर इस इजलास में शिरकत नहीं की, जिसके बाद महातिर मोहम्मद साहब काफी गुस्सा भी हुए पाकिस्तान पर, और ये तलखी जो है अब तक देखी जा सकती है। लेकिन उसके बाद आपको मालूम होगा कि जब बिन सलमान आए, पाकिस्तान आए थे गुज़श्ता साल, तो उसके लिए रेड कारपेट भी बिछाई गई, उसके लिए उस गाड़ी भी खुद इमरान खान चला के ले गए और काफी कुछ आवभगत की। लेकिन 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम हुआ दुबई के अंदर और बहरीन के अंदर और सऊदी अरबिया के अंदर, जिस तरीके से उन्हें एक सिविल अवार्ड दिया गया, तो इससे पाकिस्तान को पाकिस्तान अपने आप को काफी तनहा महसूस करने लगा। और उसी दौरान चाइना, चूंकि एक इस वक्त एक कलीदी रोल जो है इस पूरे खित्ते में चीन का है, चीन ने इन तमाम मामलात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो रवाबित है उसको बेहतर बनाने के लिए अपना दरपर्दा कोशिशें की, और जिसमें खासकर जो बलोचिस्तान के अंदर भी ईरान और पाकिस्तान के माबीन जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो अख्तिलाफात हैं, उसे चीन ने अपनी मदद करके जो हल करने की कोशिश की। और यही वजह थी, आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि ईरान की तरफ से भी चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ, 25 साल मुआहिदा जो ईरान और चीन के माबीन हुआ, जिससे अब चाबहार में चीन अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, और चाबहार में जो है चीन काफी कुछ एक्टिविटीज करने जा रहा है। और ये जो OROB है, वन बेल्ट वन रोड है, इसमें चीन जो है अपनी मजबूती बनाए हुए है। तो इस दौरान आप देखेंगे कि दुनिया बहुत तेजी से 2 अलग मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है, जिसमें एक तरफ आप देखेंगे ईरान है, पाकिस्तान है, चीन है, तुर्की है, मलेशिया है, और फिर रूस भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। जबकि आप दूसरी तरफ इधर देखेंगे कि एक तरफ हिंदुस्तान है, सऊदी अरबिया है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है, और यूरोपीय ममालिक है। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो मामला हुआ था 2019 को, अब उसके 1 साल गुजर रहे हैं, और 1 साल के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि कश्मीर के हवाले से जब बैनुल अक़वामी सतह पर बात होती थी तो उसमें या तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात होती थी, अगर तीसरे किसी फरीक की बात होती थी वो कश्मीरी अवाम की बात होती थी। लेकिन इस वक्त चीन ने अपने आप को इस मामले का तीसरा फरीक बनाने की कोशिश की है, और जो आप देख सकते हैं कि लद्दाख के अंदर गलवान वैली हो, पेंगोंग त्सो हो या देस्पांग हो, और भी बहुत सारे मकामात पे जिस तरीके से चाइना ने इंकर्जन किया, और नहीं इंकर्जन किया बल्कि भारत के आसपास में जो ममालिक है उन्हें भी अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश की। और जिसका आप एक देख सकते हैं नेपाल की तरफ, अगर आप नेपाल की तरफ देखेंगे तो आप नेपाल की जो हुकूमत ने गूगल को लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि आपने नेपाल का जो नक्शा है वो सही से ड्रॉ कीजिए, और जिसमें ये जो काला पानी वाला हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है। तो इस मौके पर हम जो देख रहे हैं सिचुएशन को, ये है कि बहुत तेजी से दुनिया 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। OIC में एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई होने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में, और जो देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में चीन का जो असर है या असर और नफूस है वो आगे बढ़ने वाला है। तो ये सारे मामलात हैं जिसको लेकर के दुनिया बड़ी तेजी से इन तमाम इश्यूज की तरफ आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो जो भारत के आसपास जो कुछ आपने बताया, खासतौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब और चीन, इधर नेपाल, तो इस क्या क्या ये 1 साल जो हुआ है आर्टिकल 370 और 35A
हटने के बाद क्या इसकी कोई बेचैनी नई दिल्ली में, सरकार में है? क्या इसी बेचैनी का इशारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तीफा है? क्या कुछ है? और मैं साथ साथ आपको बताऊं कि इस 1 साल पूरा होने पर कश्मीर में सभी लीडर्स को बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगाया गया 2 दिन का। जहां लोग सेटिस्फाइड होते हैं किसी भी तब्दीली से, वहां कर्फ्यू से लोगों को नहीं रोका जाता। ये एक इंडिकेटर, एक तरह से हम तो पत्रकार हैं, चूंकि उस तरह से हम चीजों को देखते हैं। तो क्या उस बेचैनी का असर कहीं यहाँ भी फैसला लेने में कहीं है? और क्या इसके साथ साथ कहीं कहीं जो सुनने में आता है कि क्या दोबारा -370 जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट बनाने की बात है, क्योंकि लद्दाख में भी खासतौर पर लेह में जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे, जो सेलिब्रेट करने वाले थे, ऐसी खबरें हैं कि वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। आपका क्या कहना है इस सब पर, खासतौर पर जो नई दिल्ली से फैसले लिए जा रहे हैं? क्या उस बेचैनी का असर है जो इंटरनेशनल लेवल पर है? आखिर क्या है? जी काजमी साहब, आपकी थोड़ी बात कट गई, लेकिन जो मैं समझ पाया, जो मैंने सुना, उसके हवाले से मैं यही कहूंगा। शायद आपको याद होगा कि गुज़श्ता कई 1 माह पहले मैंने आपके साथ कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की थी और मैंने ये कहा था कि जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज है उसके फेलियर का नतीजा ये है कि हमें आज इंटरनेशनल रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो डोमेस्टिक पॉलिसीज की फेलियर, आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर जब CAA-NRC का कानून आया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा कि ये जो कानून है ये डिस्क्रिमिनेटरी है बाय नेचर। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो मामलात हुए, 370 हटाया गया, लीडर्स को बंद किया, पाबंद सलासिल किया गया, PSA लगाया गया। और खुद भारत के अंदर जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं या अपोजिशन के लीडर हैं, उन्हें एतमाद में लिए बगैर ये सारे फैसले हुए। एतमाद में लेने की बात तो दूर है, उन्हें कश्मीर जाने की इजाजत तक नहीं दी गई। जबकि इसके बरक्स आप देखेंगे कि जितने भी यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस है उन्हें कश्मीर आने की इजाजत दी गई। तो ये हमारी सरकार खुद ने इस मामले को इंटरनेशनलाइज किया बहुत तेजी के साथ। कश्मीर 70 साल में इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। दूसरी बात यह है कि अभी 1 साल गुजरे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। यहाँ जो जमहूरियत है, जमहूरियत सिर्फ किताबों में बंद है। डेमोक्रेसी जो है वो इस वक्त कहीं भी आपको डेमोक्रेटिक राइट्स जो है बहुत नापीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे पॉलिटिकल लीडर्स, उनको इजाजत नहीं है कि वो फ्रीली पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें। महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर CM थी, उसे PSA लगाया गया है। सज्जाद गनी लोन को उनको हाल ही में छोड़ दिया गया और उनसे कहा गया कि 5 अगस्त तक कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते। महबूबा के खास आदमी हैं और हमारे काफी अच्छे दोस्त भी हैं, वहीदुर रहमान परा, जिसे एक जमाने में जब PDP BJP सरकार थी तो खुद ये जो राजनाथ सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे वो उनके फंक्शंस में आया करते थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हुआ करते थे स्पोर्ट्स काउंसिल के, और काफी तारीफें करते थे कि आप यूथ आइकन है, ये है वो है। और आपने देखा होगा शाह फैसल, जिसे एक जमाने में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कश्मीरियों के लिए मार्गदर्शक बना के पेश किया, कहा कि अगर कश्मीरियों को फॉलो करना है तो शाह फैसल को फॉलो करना चाहिए। और शाह फैसल साहब की हालत यह है कि आज उन्हें कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पिछले 1 साल से वो बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली से मिल पाए हैं। और ये हालात कश्मीर में आम है। एक इनविजिबल कंट्रोल है, एक इनफोर्स्ड साइलेंस है। लद्दाख के अंदर भी कारगिल बिल्कुल एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर यहाँ का जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी तरफ से इस वक्त कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते आपको तो मालूम है कि हर जगह लॉकडाउन 31 तक एक्सटेंड किया गया। SOPs इशू होती हैं, आए रोज गाइडलाइंस भी इशू होती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा अनोखा सिस्टम है कि बीजेपी के अलावा तमाम उन लोगों के लिए SOPs भी हैं, गाइडलाइंस भी है, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। दुकानें बंद करनी है, आपको दुकानें खोलनी नहीं है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं ज्यादा। इवन की यहाँ 4-5 दिन कबल में हमने देखा कि गरीब आदमी कहीं दावत पे अपने किसी मोहल्ले में एक दावत दे रहा था, तो उसके
सारे बर्तन सब सीज करके पुलिस थाने पे लाए गए और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया गया। जबकि इसके बरक्स आप देखेंगे तो हमारे जो लद्दाख के एमपी साहब हैं, जो बीजेपी के हैं, उन्हें यहाँ पार्टी होस्ट करने की भी इजाजत है, यहाँ सेलिब्रेशन करने की भी इजाजत है। कोई एसओपी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। ये सारे गाइडलाइंस जो है सर, यहाँ पे मजहबी अबादात पर कदगन लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोगों को मूवमेंट करने पर पाबंदी लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं ये इसलिए भी किया जा रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि कोरोना वायरस नहीं है, इस बात का गलत मतलब ना निकाला जाए। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका लॉकडाउन एक बेहतरीन हल भी है, क्योंकि चेन इसी से ब्रेक होगा। लेकिन ये लॉकडाउन ऐसा तो नहीं है कि वायरस बीजेपी के अलावा सभी लोगों को लगता है, बीजेपी वालों को नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो होम मिनिस्टर पॉजिटिव नहीं आते। तो ये मामला जो है इस वक्त बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लद्दाख में इसको पॉलिटिसाइज कर रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी वालों को अभी 5 अगस्त हुआ, सेलिब्रेशंस के लिए हर जगह इनको जगह बना के, सरकारी जगह मुकाम पे इन्होंने सेलिब्रेशन किया और चारों तरफ से पुलिस थी वहां उनको सुरक्षा देने के लिए, ताकि बीजेपी के अलावा बाकी लोग ना आ सकें। तो ये इस तरह का माहौल करगिल जैसे इलाके में, लेह में आप देखें कि कांग्रेस के और या जो बीजेपी के अलावा जो दूसरे जो ओपन थिंकिंग वाले लोग हैं वो काफी नाराज हैं। वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि लैंड सिक्योरिटी का इशू है, जॉब सिक्योरिटी का इशू है, उनके आइंदा के मुस्तकबिल का इशू है। जिस तरह हमारी जो इंडिजीनियस यहाँ का एक कल्चर है, यहाँ की एक आइडेंटिटी है, एक फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है के लोग जो है, जैसे आपने भी कहा शुरू में कि यहाँ के फोर फ्रंट वॉरियर्स हैं इस देश के, और दे आर मोर इंडियंस देन एनीबॉडी एल्स, किसी और से ज्यादा हिंदुस्तानी है। क्योंकि जब भी सरहद पे गोली लगती है तो पहला निशाना यहाँ के लोग होते हैं। लेकिन जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब खामोश किए जाए लोगों को बोलने की आजादी ना हो, लोगों को अपनी बात रखने की आजादी ना हो और लोगों से उनकी नुमाइंदगी छीनी जाए। तो ये लद्दाख की सिचुएशन है आज के दिन। ये लोग कह रहे हैं कि हम लद्दाख को एम्पावर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कश्मीर एक ऐसा रीजन था जहां राइट टू एजुकेशन प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री था, और ये हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं था। कोई फार्मर सुसाइड आपने कभी नहीं सुना होगा कि कश्मीर में फार्मर्स ने सुसाइड किया हो, भुखमरी से कश्मीर में लोग मरे हों। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, झूठा, फेक, फैब्रिकेटेड नैरेटिव, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को गुमराह किया गया और एक इंतहा पसंदी के साथ कश्मीर को ट्रीट किया गया। लेकिन अब हालात अलग हैं। आप जम्मू में जाएंगे, जो लोग धारा 370 हटने के बाद मिठाई बांट रहे थे, आज वो लोग कंफ्यूज हैं। आप लेह में जाएंगे, जिन्होंने लेह में नाचा गाया, खूब डांस किया, आज वही लोग कंफ्यूज हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी लेह के जो हेड हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और ये कहते हुए रिजाइन किया कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हिल काउंसिल को काम करने नहीं दे रही है। तो ये है अंदर की सूरत हाल। अच्छा, ये जी, ये जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली समझिए, जो आर्टिकल 370 हटाया गया, क्या इसका कोई ताल्लुक चीन के इनकर्जन से है जो लद्दाख में हुआ? और इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ चीजें बताई जाती हैं, फिर वापस ले ली जाती हैं। मुझे अब तक याद है कि प्राइम मिनिस्टर के उस बयान के बाद में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट ने बीजिंग में अपने ही डिप्लोमेट से, एम्बेसडर से बात की, उसके बाद पीटीआई को एंटी नेशनल कह दिया गया। और अब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो वेबसाइट से अगले ही दिन हट गया। अखबारात ने दिया, अखबारात ने बताया कि वो बताया ये गया था कि भारत की जमीन में चीन के फौजी बैठे हुए हैं। आप चूंकि बहुत नजदीक हैं उस एरिया से, क्या कुछ खबरें आती हैं आपके पास? देखिए सर, चीन को एक अरसे बाद कश्मीर के मामले पर मुदाखलत का मौका मिला और ये मौका 5 अगस्त के बाद उनको मिला है। और यही वजह है कि चीन की तरफ से हालिया दिनों 370 के 1 साल एब्रोगेशन के 1 साल मुकम्मल होने पर चीन का ये बयान आता है कि ये जो एब्रोगेशन है ये इलीगल है। ये चीन का बयान है। और अनफॉर्चुनेट केस ये है कि अगर सरकार की तरफ से लोगों को एतमाद में लेकर यहाँ के
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एतमाद में लेकर कोई स्टेप उठाया जाता तो ना पाकिस्तान को ये जरूरत होती कि वो इस मामले पे ज्यादा अपने आप को फाल कर सके, और न ही चीन कोई इस तरह की जसारत कर पाता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो लीगलिटीज थे वो सारी लीगलिटीज तो कश्मीर से हट गई। कश्मीर का अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहा नहीं जो कश्मीर के हवाले से बात करे। देखिए, दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो पुराना जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी शामिल है, उसके हवाले से बात कर रहा हूं। एक, माइनस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात हो रही है। दूसरा, माइनस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अवाम के यहाँ की डेवलपमेंट की और विकास की बात हो रही है। ये दो चीजें समझने की चीजें हैं। तीसरी और अहम बात यह है कि एक दौर ऐसा था जब हम यहाँ कारगिल में बैठकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाते थे, क्योंकि हमें वो सारे मराआत, सारे राइट्स हासिल थे जो गिलगित बल्तिस्तान, जो पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाका है, वहां के अवाम के लिए हासिल नहीं थी। लेकिन आज वहां बराए नाम ही सही, नाम निहात ही सही एक असेंबली है जो वहां के लोगों, आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, जो वहां के लोगों की जो वहां इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वहां के लोगों के अवाम के मुतालिबात को आगे रखेंगे। लेकिन लद्दाख एक ऐसा रीजन बन चुका है, अभी कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर को भी, लेकिन वहां भी बराए नाम एक लेजिस्लेचर रखा हुआ है। लेकिन कश्मीर एक ऐसा, लद्दाख एक ऐसा रीजन बन चुका है जहां लेजिस्लेचर है ही नहीं। हिल काउंसिल से जो है फाइनेंशियल पावर्स ले लिए गए हैं। लैंड एलोकेशन के जो पावरात थे वो सारे जो है वो हिल काउंसिल से ले लिए गए हैं। तो कुल मिला के मैं ये समझता हूं सर कि जो हमारी, जैसे कि मैंने पहले जो बात कही है कि जो हमारी डोमेस्टिक फेलियर है उसका रिस्पॉन्स इंटरनेशनली हुआ, और वो इंटरनेशनली रिस्पॉन्स ये हुआ, यहाँ के अवाम जो है इस मुदाखलत से खुश नहीं है, नाराज है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि कोई बैरूनी मुदाखलत से हमारे मामला हल हों। लेकिन साथ ही ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जो इस वक्त एक वन वे थिंकिंग लेकर जा रही है, जो अयोध्या में इस वक्त फाउंडेशन स्टोन डालने में मशगूल है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हक है कि वो मंदिर में जाएं, पूजा करें, लेकिन एक ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले में प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रहते हुए हमारे वजीर आजम को ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करना मुनासिब नहीं है इस देश की यूनिटी के लिए। और लोग, करोड़ों लोग जो यहाँ पे हैं, उनके जज्बात भी इससे मजरू हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो पड़ोस में ममालिक हैं वो इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। और एक जमाना ऐसा था जब हम भारत से सारे हमारे हमसायों की आस बंधी हुई थी, उम्मीदें बंधी हुई थी। आज हर हमसाया हमसे नाराज है। कोई हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने पे जाता था तो ये कह के उसकी आओ भगत होती थी कि यह गांधी के देश से आया है, गांधी के मुल्क से आया है। लेकिन बदकिस्मती से आज के दिन कोई भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की किसी भी जगह से जाता है तो उससे यही सवाल पूछा जाता है, आपके यहाँ लिंचिंग क्यों होती है, आपके यहाँ कश्मीरियों को परेशान क्यों किया जाता है, लीडर्स डिटेन क्यों है कश्मीर के, आपके यहाँ महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, आपके यहाँ जो है वो। तो ये ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हमारा मुल्क घेरा हुआ है, और इसमें हमारी पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी का फेलियर है, जिसको ठीक करने की, सुधारने की जरूरत है। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि थोड़ा होश के नाखून ले, और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी भी मदद ले और देश को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक आखिरी बात अभी इस सवाल के हवाले से मैं करूंगा, काजमी साहब अक्सर ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग स्कॉलर हैं, तो उनका एक जुमला है कि मच्छर सबको काटता है और मलेरिया किसी किसी को होता है, और मलेरिया उसी को होता है जो अंदर से कमजोर हो। बहुत सारे ममालिक हमने देखे हैं इस दुनिया में जो अंदर से मजबूत हैं, लेकिन बहुत छोटे ममालिक हैं, बहुत कमजोर मुल्क हैं, लेकिन दुनिया की सुपर पावर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो जाहिरन बहुत बड़े हैं, लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफ की वजह से छोटे छोटे ममालिक भी उन मुल्कों के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। इस चीज को समझने की ज्यादा जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपने कई इश्यूज पर निशानदेही की, खासतौर पर डोमेस्टिक पॉलिसीज के फेलियर की वजह से विदेशों में मुल्क बदनाम हो रहा है।
अभी आप दूसरे ये देखें कि साहब, एक चीज मैं कहूं, अभी आप देखें कि दिल्ली राइट्स को लेकर के जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लीडर्स थे जो जिन्होंने गोली मारो का नारा लगाया, जिन्होंने कहा, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने बहुत सारे इश्तिहाल अंगेज बयान दिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आप देखें जामिया के स्टूडेंट्स पर, यहाँ के यूथ एक्टिविस्ट्स पर, यहाँ की नस्ल आइंदा पर, खासकर मुस्लिम नस्ल आइंदा पर जो मुसलमान हैं, उनके ऊपर जिस तरह का विछंड हो रहा है, उससे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक मायूसी का शिकार हैं। और दूसरी चीज, ये 2 जनरेशंस इन मामलात को देख रही हैं, तो मुल्क के हालात को ठीक रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को चाहिए कि रूल ऑफ लॉ की पाबंद रहे, कानून की बालादस्ती को इंश्योर करे, और इस तरीके से किसी खास मकतब फिक्र, किसी खास कौम, किसी खास मजहब, किसी खास इलाके से ताल्लुक रखने वालों को इस तरह चुन चुन कर निशाना न बनाया जाए। ये देश के आपसी हम आहंगी भाईचारे के लिए भी सही नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। जब आप दिल्ली दंगों की और जामिया की बात शुरू की तो मेरे जहन में वो तस्वीरें घूम गई जब लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बच्चों को किस बेदर्दी से पुलिस ने मारा है या पैरामिलिट्री फोर्स ने, किस तरह से कैमरे तोड़े गए हैं। तो ये आंखों में जो दुश्मनी उनके नजर आ रही थी वो बहुत ही गैर मामूली थी, बहुत ही अफसोसनाक थी। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत ही अहम बात है। और ये देखिए, हम अपने चैनल पर पूरे देश को, दुनिया को, सबको ये बताना चाहते हैं कि ये इस मुल्क की मजबूती तभी है जब हम प्यार मोहब्बत से एक साथ बढ़ें, एक साथ रहें, और किसी भी किस्म की जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके नफरत के जाल में ना फंसें। तभी मुल्क तरक्की करेगा, तभी सेकुलर मुल्क रहेगा, तभी सब लोग एक साथ तरक्की कर सकेंगे। ये बहरहाल आपने बहुत ही खास तरीके से बताया। पाकिस्तान और सऊदी अरब वाली बात, चीन ने उसको आर्टिकल 370 के हटने के बाद किस तरह से फायदा उठाया, और हमारी अंदर से होने वाली गलतियों का विदेशी ताकतें किस तरह से फायदा उठा रही हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि सज्जाद हुसैन करगिली साहब बहुत ही तजर्बेकार, और जो चीजें वो बताते हैं, जितनी बारीकी से उस इलाके से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।